नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल औदित्य एग्जाम प्रिपरेशन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, थंबनेल पर लिखा हुआ है हिंदी पेडागोजी धांसू ट्रिक के साथ 15 में 15 आएंगे। संपूर्ण हिंदी पेडागोजी मात्र एक वीडियो में दोस्तों। फ्रेंड्स, जैसा कि इस वीडियो के नीचे लिखा हुआ है, थंबनेल के नीचे लिखा हुआ है कि दही चीनी खाना भूल जाना पर इसको पढ़ के जाना, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि हिंदी शिक्षण शास्त्र सीटेट एग्जाम में 15 अंक का आता है। और दोस्तों एकमात्र ये वीडियो आपको 15 नंबर का पूरा सिलेबस कवर करा देगी। दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या कुछ आपको पढ़ना है, 15 अंक में क्या क्या आएगा। दोस्तों मैं बात करूं 15 अंक को लेकर के, तो हिंदी शिक्षण शास्त्र 15 अंक में सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना होता है कि भाषा अधिगम क्या है एवं अर्जन क्या है। भाषा को दोस्तों कैसे अधिग्रहण करते हैं, कैसे अर्जित करते हैं और भाषा को कैसे सीखते हैं, पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है आपका शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कौन कौन से भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। किसी भाषा की कक्षा को बेहतर बनाने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए किस तरीके की टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, वह इसमें बताया गया है। साथ ही साथ मैं बात करूं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को लेकर के, आखिर किसी बालक का भाषा की कक्षा में यदि किसी बालक या बालिका का या संपूर्ण कक्षा का मूल्यांकन हो रहा है तो वह सतत मूल्यांकन क्या होगा, वह व्यापक मूल्यांकन क्या होगा, उसकी चर्चा करेंगे हम। साथ ही साथ निदानात्मक एवं उपचारात्मक परीक्षण क्या है, रिमेडियल और डायग्नोस्टिक इंस्पेक्शन क्या है, इसके बारे में परिचर्चा करेंगे हम लोग। साथ ही साथ भाषा अधिगम में व्याकरण की कितनी भूमिका है, उच्च प्राथमिक स्तर पर किस तरीके के व्याकरण से संबंधित प्रश्न आपको लगाने हैं और प्राथमिक स्तर पर किस तरीके के व्याकरणों को आपको हल करना है, इसके बारे में चर्चा की गई है। वहीं साथियों मैं बात करूं आप सभी लोगों से, बोलने और सुनने की भूमिका क्या है बोलने और सुनने की भूमिका एक भाषा की कक्षा में। वहीं साथ साथ भाषा कौशल कौन कौन से हैं और बहुभाषिकता, भाषा कौशल में भाषा की कक्षा में बहुभाषिकता को किस रूप में लिया जाएगा, कैसे कैसे बहुभाषिकता से प्रश्न बनते हैं, भाषा कौशल क्या है, ये हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ टीचिंग स्किल्स, टीचिंग मेथड्स क्या क्या होंगे, भाषा की कक्षा में शिक्षण विधियां क्या होंगी, टीचिंग स्किल्स क्या कौन कौन से होंगे और टीचिंग प्रिंसिपल्स कौन कौन से होंगे, भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि वह शब्द जिसको देखते ही आप सही उत्तर पहचान जाएंगे, देखेंगे कि उत्तर तो फिर यही सही होगा और आपको कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, कोनो दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि डायरेक्ट आपको निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड भी इस वीडियो के अंतर्गत हिंदी विषय को लेकर के दे दिए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। पहला टॉपिक दोस्तों क्या है कि भाषा अधिगम क्या होता है और भाषा अर्जन क्या है। दोस्तों ये जो लिखा हुआ है भाषा अधिगम पहले लिखा है, अर्जन बाद में लिखा है, लेकिन बालक के परिप्रेक्ष्य में पहले भाषा अर्जन होगी फिर भाषा अधिगम होगी। बोले सर कैसे? ऐसे बच्चा पार्टी जब बालक जन्म लेता है तो कहाँ जन्म लेता है? परिवार में जन्म लेता है और परिवार में भाषा अर्जित होती है। क्या होती है? अर्जन का मतलब समझो अर्जित या अधिग्रहण समझो, इसका अर्थ समझो अर्जित या अधिग्रहण। अब इससे क्या तात्पर्य है इसको जानो कि विद्यालय जाने से पूर्व जो भाषा बालक अर्जित करता है, यानी कि मम्मी ने पापा को डांट दिया, मम्मी ने पापा को डांट दिया तो बालक ने वही जो शब्द बोले मम्मी ने पापा को, वो शब्द बालक ने अनुकरित कर लिए, अर्जित कर लिए, वही कहते हैं भाषा का अर्जन। या एक भाई आपसे बहुत ही मधुर शब्दों में बात कर रहा है, आपका एक बालक का जो भाई है बहुत ही मधुर शब्दों में अपने भाई से बात कर रहा है, इसका मतलब है वह अनुकरित करेगा, वह अपने से छोटा जो उसका भाई होगा उससे सही भाषा में बात करेगा, इसका मतलब है अनुकरित कर रहा है। तो भाषा को विद्यालय जाने से पूर्व भाषा अर्जित की जाती है। साथ ही साथ जो मातृभाषा होती है, मातृभाषा क्या होगी? विद्यालय जाने से पूर्व कौन सी भाषा मातृभाषा होती है, उसे भाषा अर्जन कहते हैं। अब सेकंड टॉपिक आया, अर्जन भाषा सहज एवं स्वाभाविक होती है। जो भाषा अर्जन होती है दोस्तों वो एक सहज होती है, स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है। अब सहज कैसे?
विद्यालय में जाओगे, टाई बेल्ट लगा के बालक जाता है, बढ़िया तरीके से विद्यालय में जाएगा, एक चेयर होगी, मैडम होगी, प्रधान प्राध्यापक होगी, प्रधानाध्यापक होगी, इस तरीके से पूरा माहौल बना होगा, तब जाके बालक सीखेगा। अब अर्जित कहाँ कर रहा है? परिवार में अर्जित कर रहा है। पता लगा बालक ब्रश कर रहा है, मम्मी ने कहा सही से ब्रश किया करो, ऐसे ऐसे चॉकलेट खाना गंदी बात होती है। तो बालक ने जो भाषा का रूप सीखा वह सहज है, स्वाभाविक है। वहीं यदि मैं बात करूं, जैसे कि एक बालक है, उसके बड़े भाई और उस बालक में जो आयु गैप है वो 7 से 8 वर्ष का है। एक बालक शैशवावस्था में और उसका जो भाई है वो किशोरावस्था में है। तो इन दोनों अवस्थाओं में बहुत ज्यादा अंतर है। तो उसके घर पे उसके फूफा जी आए और उसके बड़े भाई ने चरण स्पर्श बोला। उसको अनुकरित करते हुए उसके जो बालक था उसने भी चरण स्पर्श बोला। तो इसका मतलब है कि सहज तरीके से और स्वाभाविक रूप से बालक सीख रहा है। अब बात करते हैं, अर्जन भाषा में व्याकरणिक समझ नहीं होती। इसमें भाई व्याकरण की समझ नहीं होती। भैया ने जैसा कहा, मम्मी ने जैसा कहा, दोस्त ने जैसा कहा, मान लिया। कौनो व्याकरण रूल नहीं लगाना कि इसमें अल्प विराम लगेगा, अर्ध विराम लगेगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा, ये कोई कौनो नहीं होता है। अब बात करते हैं कि भाषा का अर्जन अनौपचारिक रूप से होता है। अनौपचारिक का मतलब समझते हो? इनऑफिशियल रूप से, यानी कि चलते फिरते, हंसते गाते, खेल कूद में भाषा को सीख रहे हैं। अनौपचारिक रूप से भाषा सीखी जाती है। उम्मीद करते हैं आपको भाषा अर्जन टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं भाषा अधिगम क्या होता है। ठीक इसका उल्टा, नेक्स्ट उल्टा कह लो और चाहे नेक्स्ट स्टेप कह लो। बालक ने भाषा कहाँ सीख ली? परिवार में। फिर बालक कहाँ गया? बालक गया विद्यालय में। तो विद्यालय जाने के बाद जो भाषा ग्रहण की जाती है भाषा अधिगम कहलाती है। भाषा को हम क्या भाई, जब मातृभाषा हमारी भाषा अर्जन हो गई तो वो तो प्रथम भाषा हो गई। तो विद्यालय जाने के बाद कौन सी भाषा सीखोगे? द्वितीय भाषा सीखोगे या मानक भाषा सीखोगे। मानक भाषा से तात्पर्य क्या है? अध्यापिका बताएगी कि बालक तुमने ये कामा नहीं यहाँ पे प्रयोग किया, यहाँ पे तुमको कामा प्रयोग करना चाहिए था, यहाँ पर तुमको इन्वर्टेड कामा प्रयोग करना चाहिए था। ये कौन बताएगा? ये अध्यापिका या अध्यापक बताएगा। तो ये मानक भाषा हो जाएगी। यानी कि भाषा सीख रहा है, व्याकरणिक अशुद्धियों को दूर करते हुए भाषा को सीख रहा है, तो वह भाषा अधिगम है। अब बात आई तीसरा पॉइंट कि भाषा अधिगम प्रयास पर्यंत आती है। प्रयास के बाद भाषा सीखी जाती है। वहां सहज थी, स्वाभाविक थी। यहाँ रूल होंगे, रेगुलेशंस होंगे। यहाँ पर बताया जाएगा उद्धरण चिन्ह कब लगता है, जब किसी के कहे हुए कथन को ज्यों का त्यों उतार दो तब उद्धरण चिन्ह लगता है। तो यहाँ तो प्रयास से सीखेगा। और वहां उन्होंने कहा, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, तो वहां भैया ने कहा तो मान लिया। लेकिन यहाँ पर ये उद्धरण चिन्ह जो लगा था वो किस लिए लगा था, इसका कारण बताएगा अध्यापक। तो मानक भाषा और प्रयास पर्यंत आएगी। अब बात करते हैं तीसरा, भाषा अधिगम व्याकरणिक भाषा है। समझ गए होगे भी दो पॉइंट, जो मानक भाषा समझाया और प्रयास पर्यंत, उसी से जुड़ा हुआ ये पॉइंट है। अब बात करते हैं कि भाषा अधिगम औपचारिक रूप है। भाई विद्यालय जाएगा तो औपचारिक रूप से सीखेगा ही सीखेगा। इसमें परिस्थितियों का होना आवश्यक है। परिस्थिति मतलब विद्यालय, शिक्षक, पाठ्यक्रम का होना आवश्यक होता है। कंक्लूजन क्या निकला पूरा टॉपिक का कि भाषा विद्यालय जाने से पूर्व जो मातृभाषा होती है वह भाषा अर्जन, विद्यालय जाने के जो बाद की भाषा वह भाषा अधिगम। कंक्लूजन इस पूरे टॉपिक का ये निकला। अब आते हैं शिक्षण सहायक सामग्री पर, टीएलएम। आखिर टीएलएम क्या है? तो शिक्षण अधिगम को सरल एवं सहज बनाने के लिए, टीचिंग स्किल्स को रुचिकर, सरल और सहज बनाने के लिए, बालक की पहुंच तक पहुंचाने के लिए, किसी भी अधिगम के लिए हम प्रयोग करते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। यदि कक्षा में विविधता वाले बालक होंगे तो उसमें दृश्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। यदि कोई बालक कक्षा में विविधता वाले होंगे तो दृश्य द्रव्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। मतलब समझे? बोले सर नहीं समझे, लेकिन आप समझाते ऐसे हो कि फिर मन मस्तिष्क में विराजमान हो जाता है। दोस्तों, विविधता से तात्पर्य है कि कोई बालक दृष्टिबाधित है और कोई बालक को सुनने में दिक्कत आ रही है, कोई देख नहीं पा रहा है और कोई सुनने में दिक्कत है किसी को। तो द्रव्य नहीं दृश्य होगा, द्रव्य लिखा है यहाँ पे, दृश्य हो जाएगा, दृश्य। ठीक है, दृश्य, दृश्य और श्रव्य। तो दृश्य मतलब जो जो बालक सुन नहीं पा रहा है वो देख के समझ जाएगा चीजों को, और जो
सुन नहीं पा रहा है, जो देख नहीं पा रहा वो सुन के चीजों को देख लेगा। तो इस तरीके से विविधता वाले बालकों के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया। जैसे जैसे कि हम प्रयोग कर लेंगे कंप्यूटर का, हम प्रयोग कर लेंगे प्रोजेक्टर का, टीवी का, ये सब आपके हो जाएंगे। अब कौन कौन से होते हैं दृश्य सामग्री, कौन कौन सी होती हैं? तो मैप, चार्ट, ग्राफ, चित्र, मॉडल, ग्लोब, श्यामपट्ट, इतनी चीजें आपकी क्या दृश्य सामग्री होती हैं। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का प्रतिरूप है। पृथ्वी का ये क्या है? एक प्रतिरूप है, एक मॉडल है। इसका उपयोग पृथ्वी को वास्तविक स्वरूप और आकार को समझाने के लिए किया जाता है। आखिर दक्षिण अफ्रीका कहां पर है, एशिया महाद्वीप कहां पर है, हिंद महासागर कहां पर है, बच्चों को ये सब पढ़ाने के लिए हम ग्लोब का प्रयोग करते हैं। और ग्लोब का दोस्तों कुछ इस तरीके से ग्लोब जो होता है वो आपका इस तरीके से पृथ्वी का वॉल में फंसा हुआ होता है, इस तरीके से स्टैंड लगा होता है। तो इस तरीके से, और या पूरा यहाँ पर पूरी गोल जो पृथ्वी गोल है उसके बारे में सब दर्शाया जाता है कि कहां पर क्या स्थिति है। अब बात करते हैं मानचित्र के। मानचित्र से बच्चों को स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने में सर्वप्रथम दिशा ज्ञान प्राप्त होता है। दोस्तों ईवीएस की क्लास के लिए मैं बता रहा हूं कि जब भी मानचित्र से प्रश्न बने आप ये पॉइंट याद कर लेना, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति। यदि विकल्प में लग रहा हो तो आप यही लगा देना, गलत नहीं होगा आपका। विकल्प में यही लगा देना, आपका गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं श्यामपट्ट को शिक्षण कार्य हेतु मुख्य सामग्री। भाई श्यामपट्ट नहीं हो तो कुछ नहीं है, क्लास में श्यामपट्ट नहीं तो कुछ नहीं। तो सब आपके ऑप्शन बन जाएंगे कि मुख्य सामग्री इनमें से कौन सी है, तो आप लगा देना श्यामपट्ट जो है वो एक मुख्य सामग्री के रूप में होती है। अब बात करते हैं दोस्तों श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री आपकी रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, ये सब आपकी क्या है? श्रव्य सामग्रियां हैं। वहीं दृश्य श्रव्य सामग्री की बात करें तो कंप्यूटर, भ्रमण, चित्र, प्रोजेक्टर, लैपटॉप, ये सब आपके क्या है? दृश्य श्रव्य सामग्री में प्रयोग किए जाते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आया आप सभी लोगों के लिए कि सतत मूल्यांकन क्या होता है। तो मूल्यांकन की एक ऐसी व्यवस्था जो सीखने सिखाने के साथ चलती रहती है। मूल्यांकन, मूल्यांकन मतलब किसी भी बालक के विकास, किसी भी बालक के होने वाले अधिगमों के, उनके अनुभवों का यदि समय समय पर मूल्यांकन निरंतर चलता रहता मूल्यांकन, तो उसे कहते हैं सतत मूल्यांकन। यदि कभी भी मूल्यांकन पठन पाठन के साथ साथ, क्रिया के साथ साथ निरंतर चलता रहता है तो उसे हम कहते हैं सतत मूल्यांकन। और वहीं यदि मैं बात करूं व्यापक मूल्यांकन को लेकर के, तो बालक के पठन पाठन के कार्यक्रम के साथ साथ यदि कोई मूल्यांकन सदैव सतत चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, तो उसे हम व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। बोले सर आपने परिभाषा तो दोनों की सेम बताई, कौनो अंतर तो होगा, नहीं तो दो नाम अलग अलग क्यों है? अच्छा अंतर बच्चा ये है कि सतत मूल्यांकन में किसी एक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है। बालक के जब कोई बालक अधिगम करता है तो उसके तीन पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक अथवा कौशलात्मक। तो यदि बालक के संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक में से किसी एक पक्ष का मूल्यांकन किया जा रहा हो तो उसे सतत मूल्यांकन बोलेंगे। वहीं दोस्तों यदि व्यापक मूल्यांकन की बात करें तो व्यापक मूल्यांकन में बालक के तीनों मूल्यांकन, ज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक मूल्यांकन में से अथवा क्रियात्मक मूल्यांकन में से सभी मूल्यांकन एक साथ किए जाएं, सभी पक्षों का मूल्यांकन एक साथ किया जाए, सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन एक साथ पठन पाठन के साथ निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के साथ किया जाए, तो वह व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। उम्मीद करते हैं आपको सतत और व्यापक मूल्यांकन अच्छी तरीके से मन मस्तिष्क में बैठ गया होगा। और जब भी विकल्प में मूल्यांकन आए और सतत और व्यापक मूल्यांकन सबसे अच्छा मूल्यांकन पूछा जाए, तो आप सतत और व्यापक मूल्यांकन से बढ़िया कौनो मूल्यांकन नहीं होता है, आप लगा देना, मोहर लगा देना, ठप्पा, गलत नहीं होगा। फिर अब बात करते हैं निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण। क्या होता है भैया निदानात्मक परीक्षण? तो निदान, निदानात्मक से समझो निदान, पहचान करना, पता करना या बालकों की आवश्यकताओं को ढूंढना। जब किसी बालक की, जब किसी बालक में होने वाली समस्याओं को, उसमें जो शिक्षण अधिगम में बालक रुचि नहीं ले रहा है, या बालक अपने विषय में फेल हो रहा है, या बालक पढ़ाने का तरीका फेल हो रहा है, तो हम उसकी समस्या की पहचान करते हैं।
पता करते हैं या बालकों की आवश्यकताओं को ढूंढना, तो उसे कहते हैं निदानात्मक परीक्षण। अब निदानात्मक परीक्षण के कई तरीके हैं, जैसे लिखित परीक्षा ले लो, मौखिक परीक्षा ले लो, वस्तुनिष्ठ परीक्षा ले लो और साक्षात्कार द्वारा आप किसी भी बालक की समस्याओं की पहचान कर सकते हैं। अब बात आई, जब आपने पहचान कर ली तो फिर क्या करोगे? आप उपचार करोगे। अध्यापक 50,000 सैलरी इसीलिए तो मिल रही है आपको, मिलेगी क्योंकि आप बालक की पहले समस्याएं पहचानोगे, फिर उसका निवारण करोगे। तो उपचार का मतलब क्या है? ठीक करना, सुधार करना, समस्या का समाधान करना, बालक को कई तरह की शिक्षण विधियों एवं शिक्षण सूत्रों का उपयोग करके बालक की समस्याओं का समाधान करना, ठीक करना, कई तरीके की टीचिंग स्किल्स का प्रयोग करते हुए। अब उपचार के तरीके कौन कौन से? शिक्षण विधियों के द्वारा, शिक्षण के सूत्रों के द्वारा, आदि कई माध्यमों के द्वारा शिक्षण समस्याओं का समाधान किया जाता है। अभी मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं कि एक मरीज है, उसको डेंगू हो गया है। वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से उसने कहा कि हमको जे परेशानी है। तो डॉक्टर क्या बोलेगा? डॉक्टर बोलेगा हम ऐसे दवा ना देंगे तुमको, पहले जाओ पैथोलॉजी सेंटर। तो पैथोलॉजी सेंटर गए, पैथोलॉजी सेंटर गए तो वहां पर क्या समस्या पता चली कि यहाँ इनकी प्लेटलेट्स कम है। और फिर डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर ने कहा कि ठीक भाई आपको डेंगू है, आपको मैं क्या करता हूँ, उपचार करता हूँ आपका। मेडिसिन लिखी और बालक कहाँ गया? मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल स्टोर पे गया, दवा ली और ठीक हो गया। तो इससे क्या पता चला कि एक शिक्षक क्या है? डॉक्टर। इस यदि निदानात्मक परीक्षण के परिप्रेक्ष्य में बताऊं तो एक शिक्षक क्या है? डॉक्टर। डॉक्टर के परिप्रेक्ष्य में शिक्षक को रखो, पैथोलॉजी में रखो निदानात्मक को, और मेडिकल ट्रीटमेंट में रखो उपचारात्मक को। आप समझ जाओगे। बालक की समस्याओं को पहचानना निदानात्मक, बालक की समस्याओं का समाधान करना उपचारात्मक। अब यहीं पे कंट्राडिक्शन है। आपके विकल्प में जहां पर भी उपचारात्मक परीक्षण की बात की जाए, ध्यान देना दोस्तों, यहां से प्रश्न बनता है। जब भी आपके पेपर में उपचारात्मक परीक्षण से बात की जाए, समस्या समाधान प्रश्न में ना हो ऑप्शन में, तो आपको समस्या की पहचान वाला ऑप्शन लगा करके और आगे बढ़ जाना है। ज्यादा वहां पर लिविर लिविर नहीं करना है। चलिए भाई, अब आते हैं बोलने और सुनने की भूमिका क्या है। भाषा में बोलने और सुनने की भूमिका क्या है? भाषा की बोलने और सुनने के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं के अति महत्वपूर्ण है। भाषा को अभिव्यक्त करने में, भाषा का शुद्ध उच्चारण करने में, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने में यह भाषा का महत्व होता है। अब इसमें बात करूं कि भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका क्या होती है, तो भाषा अधिगम में प्राथमिक स्तर पर व्याकरण की भूमिका ना के बराबर होती है। ध्यान देना, जहां पर भी बालक की बालक को व्याकरणिक रूप से विद्वान बनाया जा रहा हो, जहां पर बालक को रटन प्रणाली किया जा रहा हो, जहां पर बालक की लेखनी को शुद्ध किया जा रहा हो, जहां पर बालकों के उच्चारण को शुद्ध किया जा रहा हो, और आप पेपर दे रहे हो प्राइमरी लेवल का, तो समझ जाना वो निगेटिव टैग वर्ड है। और ठीक इसका उल्टा, यदि आप पेपर सेकेंड मीटिंग में दे रहे हो और आपसे प्रश्न बन जाए कि बालक की व्याकरण को शुद्ध किया जा रहा है, बालक के उच्चारणों को शुद्ध किया जा रहा है, और बालक की लेखनी को शुद्ध किया जा रहा है, या कुल मिला के बालक के व्याकरण को शुद्ध किया जा रहा हो, और आप पेपर दे रहे हो सेकेंड मीटिंग यानी कि जूनियर लेवल का पेपर दे रहे हो, तो यही पॉजिटिव टैग वर्ड बन जाते हैं। मेरी बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। अब बात करते हैं भाषा विविधता और बहुभाषिकता क्या अंतर है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एग्जाम में आता है, इस बार भी आएगा, आपके एग्जाम में आएगा। तो ये एक समावेशी कक्षा का उदाहरण है। भाषा विविधता और बहुभाषिकता एक समावेशी कक्षा का उदाहरण है तथा ये एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं तो एक बालक है जो उत्तर प्रदेश का, एक बालक एक लखनऊ का निवासी है और एक शाहजहांपुर बेल्ट का निवासी, यानी कि शाहजहांपुर का रहने वाला है। दोनों लोग कहां गए? दोनों लोग लखनऊ में तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट की। एक ही रूम पार्टनर है दोनों लोग। ये बोल रहा है अवधी और ये बोल रहा है कन्नौजी। शाहजहांपुर वाला कन्नौजी बोलेगा और लखनऊ वाला अवधी बोलेगा। दोनों दोनों लोगों ने अपनी अपनी भाषा में एक शब्द बोला। तो जो तीसरा बालक था, जो तीसरा बालक उसके साथ बैठा हुआ था, उसने उस शब्द के दो अर्थ देखे, एक अवधी वाला और एक कन्नौजी वाला।
तो कहीं ना कहीं इस तीसरे बालक के पास एक खुद का शब्द होगा, उसका और एक अवधि का और एक कन्नौजी का मिला करके, यानी कि उस बालक ने एक ही चीज के तीन शब्द सीख लिए। एक दरवाजा बोल रहा है, एक किवाड़ बोल रहा है और एक गेट बोल रहा है। तो एक ही भाषा के तीन शब्द सीख लिए उसने, तो कहीं ना कहीं बहुभाषिकता एक संसाधन के रूप में हो गई। तो एक सकारात्मकता होती है, शब्द भंडारण की वृद्धि करती है। आपके ऑप्शन में बहुभाषिकता है और आपके विकल्प में कहीं पर भी संसाधन दिख रहा हो तो फिर आप लगा देना, आंसर गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं, बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषी होते हैं। बच्चे बचपन से ही बहुभाषी होते हैं। बहुभाषिकता संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है, नो डाउट। बालक की बुद्धि को विकास करेगी। सांस्कृतिक मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। भाई कन्नौजी संस्कृति भी सीख लेगा और अवधी संस्कृति भी सीख लेगा, और ये उसकी खुद की संस्कृति है वो तो सीख लेगा। तो बहुभाषिकता का बालक विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को, व्यक्तित्व को जान पाता है। भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आए बच्चों की भाषाओं को कक्षा में स्वीकार करना चाहिए। यदि आपसे प्रश्न बन जाए कि बहुभाषिकता में क्या स्वीकार करना चाहिए, तो आप कहोगे बहुभाषिकता एक समावेशी शिक्षा होती है, और उस शिक्षा व्यवस्था में क्या होता है कि बालक को भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि से आए बच्चों के की भाषा को स्वीकार करना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, भाषा कौशल क्या है। भाषा कौशल निम्नलिखित चार प्रकार के होते हैं। भाषा कौशल निम्नलिखित कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसको हम लोग किस तरीके से जानते हैं? सुवपली के नाम से इसको हम जानते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। कभी भी आपके एग्जाम में आ जाए कि भाषा कौशल कितने, तो आप कहोगे चार। ऑप्शन में हंसना आ जाए या रोना आ जाए, समझ जाना वो भाषा कौशल नहीं है। ठीक है, ये कई बार आ चुका है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं ग्रहणात्मक ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से होते हैं। तो आप कहोगे सुनना और पढ़ना ग्रहणात्मक कौशल होता है। कैसे होता है? एक बात बताओ हमको, हम इस टाइम आप लोग क्या कर रहे हैं? हमको सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? हमारे विचारों को, भाषा हिंदी पेडागोजी के हमारे विचारों को आप क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं। तो ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से? सुनना और पढ़ना ग्रहणात्मक कौशल होता है। वही मैं बात करूं अभिव्यक्तात्मक कौशल या उत्पाद कौशल। उत्पाद कौशल, उत्पाद कौशल अभिव्यक्तात्मक मतलब रिप्रेजेंट करना, अपने आप को अभिव्यक्त करना। अब मैं इस टॉपिक को क्या कर रहा हूं? अभिव्यक्त कर रहा हूं आप लोगों के सामने। तो मैं कौन सा कौशल प्रयोग कर रहा हूं? मैं बोल रहा हूं और लिख रहा हूं। तो मैं इस टाइम पर अभिव्यक्तात्मक कौशल की अवस्था में हूं और आप इस टाइम ग्रहणात्मक कौशल की अवस्था में हैं। कई बार अनेक बार एग्जाम में पूछा गया सीटेट के, और लग रहा है इस बार भी इस टॉपिक से सीटेट में आना तय है। ऐसा कौनो पेपर नहीं अभी तक बना जिसमें भाषा कौशल से प्रश्न ना पूछा जाए। भाषा कौशल, सभी भाषा कौशल एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। जो सभी भाषा कौशल होते हैं वह एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। उसे दोस्तों हम कहते हैं भाषा कौशल। भाषा क्रम से नहीं सीखी जाती है। एग्जाम में आए तो फिर आप कर देना। भाषा कौशल कभी भी क्रम से नहीं सीखे जाते हैं, याद रखना है। सूक्ष्म पेशीय कौशल, सूक्ष्म पेशीय कौशल कौन कौन से हैं? लिखना सूक्ष्म पेशीय कौशल है। कैसे समझो, जब कोई भी चीज को आप लिखते हो तो आप कैसे लिखते हो? आप अपनी सारी उंगलियों को पेन से पकड़ते हो फिर लिखते हो, तो ये सूक्ष्म पेशीय कौशल है। जब आप किसी माला को बनाते हो तो मोतियों को पिरोते हो तो उसे सूक्ष्म पेशीय कौशल कहते हैं। पढ़ने समय पाठ के अंदर अर्थ का बोध होना अति आवश्यक होता है। पढ़ते समय पाठ के अर्थ का बोध होना अति आवश्यक होता है। यदि आपके विकल्प में प्रश्न दिख जाए, ऑप्शन दिख जाए, तो फिर इससे बढ़िया आपका कौनो आंसर ही नहीं होगा। सुनना और बोलना कौशल का विकास है। सुनना और बोलने कौशल का विकास आप कैसे करते हो? अभिनव एवं संवाद के माध्यम से आप सुनने और बोलने कौशल का विकास करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, भाषा शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं। एक तो है निगमन विधि। भाषा शिक्षण की कई सारी विधियां हैं, जिसमें से एक है निगमन विधि। इसमें छात्र स्वयं कुछ नहीं करता है। निगमन विधि में क्या होता है कि छात्र स्वयं कुछ नहीं करता है। इस विधि में पहले अध्यापक नियम बताएगा और फिर उसको उदाहरण की तरफ ले जाएगा। इस विधि को अन्य नाम से भी जाना जाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर,
सूक्ष्म से स्थूल की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। याद रखना है आपको दोस्तों, पेपर में पूछ लिया जाएगा कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर और प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर कौन सी विधि है, तो आप कहोगे निगमन विधि। इसमें क्या होता है, नियम से उदाहरण की ओर जाया जाता है, पहले नियम देन उदाहरण। जैसे कि व्याकरण नियम पहले बताए और फिर उसके उदाहरण बताए। अब बात करते हैं आगमन विधि की ओर। आगमन विधि दोस्तों क्या होती है, यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें पहले उदाहरण होते हैं और फिर नियम बताए जाते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर होती है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होती है, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर होती है। तो इस तरीके से आगमन विधि होती है। आगमन विधि का सबसे ज्यादा क्या आपको याद रखना है ट्रिकी, कि आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर, निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर। अब चलते हैं दोस्तों प्रयोग विधि की ओर, कि बालक द्वारा प्रयोग स्वयं करके जीवन नवीन अवधारणाओं को सीखना प्रयोग विधि कहलाती है। बालक द्वारा प्रयोग स्वयं करके नवीन अवधारणाओं को, बालक द्वारा प्रयोग स्वयं करके नवीन अवधारणाओं को सीखना प्रयोग विधि कहलाती है। वहीं प्रयोग विधि के अंतर्गत प्रयोग कक्षाओं में, प्रयोगशाला में अथवा कक्षा के बाहर परिवेश में किया जा सकता है। प्रयोग विधि में प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, प्रयोगशाला में किया जा सकता है, बाहरी परिवेश में किया जा सकता है, ये जगह किया जा सकता है। अब दोस्तों नई विधि है कि भाषा संसर्ग विधि। इसमें भाषा पर अधिकार रखने वाले कतिपय लेखकों की कृतियां पढ़ाई जाती हैं। जो भाषा पर अधिकार जो लेखक रखते हैं उनकी जीवनी, उनकी जो रचनाएं हैं उनको पढ़ाया जाता है, जिससे छात्र भाषा को का सही रूप ज्ञान जाते हैं। जैसे आप सभी लोग हरदेव बाहरी का नालंदा पब्लिकेशन, यदि हिंदी की बात की जाए, हरदेव बाहरी की बात की जाए, तो ये सब पब्लिकेशन स्टैंडर्ड पब्लिकेशन माने जाते हैं। यदि संसर्ग विधि का प्रयोग करेगा अध्यापक, तो अध्यापक उदाहरण देगा कि जाओ हरदेव बाहरी खरीद कर लाओ, जाओ नालंदा खरीद के लाओ, नालंदा पृथ्वीनाथ पांडे वाली बुक पढ़ो। विधि को अपने आप में पूर्ण नहीं है, इसे हम अग्रलिखित 4 बातों या तथ्यों को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि कौन सी होती दोस्तों, प्रत्यक्ष विधि को सुगम विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए तथा भाषा सिखाई जाती है। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, जैसे कि साइकिल का बताया नहीं कि साइकिल ऐसे चलाई जाती है, साइकिल पर बैठा दिया कि चलो चलाइए, पैडल मारिए और चलाइए साइकिल, इस तरीके बाइक पे बैठा दिया, चलिए भाई स्टार्ट करिए। तो यानी कि इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों को ज्ञान कराए, प्रैक्टिस कराई जाती, बालक ज्ञान सीख सीख के, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत से सीखता है, ऐसे आप समझो। अब बात करते हैं दोस्तों खेल विधि के आधार। खेल विधि कौन सी होती है, तो मनोवैज्ञानिक कार्लवेल जी ने खेल विधि आरंभ की, जिसे खेल विधि या खेल प्रणाली कहा जाता है। वह विधि जो बालक को उसी आत्मा से सीखने की क्षमता देती है जो उसके स्वाभाविक खेल में पाई जाती है, प्रायः खेल विधि कहलाती है। ठीक है, खेल विधि क्या क्या कहलाती है ये आपके सामने रहा। अब दोस्तों वह ट्रिक जिसको देखो तुरंत उत्तर लगाओ, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। जहां पर भी आपको ऑप्शन में दिख जाए कि बालक को अवसर दिया जा रहा है, समझ जाओ वो बिल्कुल सही आंसर है। जहां पर बालक को प्रोत्साहित किया जा रहा है, समझ जाओ सही आंसर है। जहां पर प्रश्न बहुत व्यापक हो, समझ जाओ वो आंसर सही है। जहां पर विस्तार और अधिगम की बात हो रही हो, बालक के क्षेत्रों का विस्तार किया जा रहा हो, जहां पर बालक के समग्र विस्तार किया जा रहा हो, बालक के समग्र अधिगम का विकास किया जा रहा हो, कई सारा बड़ा सा वर्ड लिख रहा हो, आप समझ जाना कि वो क्या है, विस्तार है। बड़ा विकल्प, अब ये स्थिति आपकी आ जाए जब आपको कुछ ना पता हो, ये आपकी ये ट्रिक सब जगह काम करेगी, चाहे ईवीएस हो, चाहे सीडीपी हो, चाहे हिंदी हो। जब आपको कुछ ना पता हो तो सबसे बड़ा विकल्प 90% सही होता है, 100% सही नहीं होता बच्चा, 90% सही होता है। उसका कारण क्या है, जैसे कि कहा जाए कि महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता हैं, उत्तर प्रदेश के लिखा हो, एक विकल्प में लिखा हो उत्तर प्रदेश के, एक विकल्प में लिखा हो राजस्थान के, एक विकल्प लिखा हो मध्य प्रदेश के और एक विकल्प में लिखा हो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, सभी प्रदेशों के राष्ट्रपिता, संपूर्ण देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश के तो हैं ही हैं,
मध्य प्रदेश के तो हैं ही हैं, राजस्थान के तो हैं ही हैं, संपूर्ण देश के राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया जाता है महात्मा गांधी को। तो सबसे बड़ा विकल्प ये कहता है, यानी कि सीटेट क्या करता है कि चारों विकल्प सही बता देता है, एक में थोड़ा सही बताएगा, एक में उससे सही बताएगा, और जो चौथा विकल्प होगा उसमें सारे ही ऑप्शन मिक्स कर देता है। तो इसलिए वो बड़ा विकल्प बन जाता है, 90% हो जाता है। 100% मैं इस बात को समर्थन नहीं करता हूं। जब आपको कुछ ना आता हो तब इस पे जा सकते हो, अदरवाइज मत जाना। प्रिंट समृद्ध कौशल, यदि बालक को प्रिंट समृद्ध कौशल प्रोवाइड कराया जाता है, समझ जाना कि वो बिल्कुल पॉजिटिव टैग वर्ड है। यदि बालक को सीमितता, यदि प्रश्न में सीमितता का बोध हो, बालक को सीमित ज्ञान प्रोवाइड कराया जा रहा हो, यदि प्रश्न में केवल ही मात्र जैसे शब्द लिख जाएं, दिख जाएं, आपको याद करना, रटना और कंठस्थ करना जैसे शब्द दिख जाएं, आप समझ जाना उससे गलत कोई ऑप्शन ही नहीं हो सकता, जब तक पॉजिटिव ना पूछा जाए, पॉजिटिव पूछा जा रहा हो। और जैसे निगेटिव पूछा जाए तो यही प्रश्न निगेटिव वाले आपका आंसर हो जाते हैं। जैसे कहा जाए कि कौन सा बालक को कार्य नहीं करना चाहिए, तो फिर ये सही हो जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी हिंदी पेडागोजी समाप्त होती है। कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल लगी होगी, बहुत ही ज्यादा एनर्जी के साथ मैंने पढ़ाया दोस्तों, तो एक लाइक तो बनता ही बनता है। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसी तरीके से मैं सारा का सारा सिलेबस कवर करा रहा हूं आपको, चाहे सीडीपी हो, हिंदी हो, मैथ हो, संस्कृत हो। दोस्तों यदि आपकी मेरी प्रीवियस वीडियो स्किप हो गई है तो कैसे देखोगे आप? प्लेलिस्ट, मेरी प्लेलिस्ट पे जाओ आप, और सीटेट क्रैश कोर्स 2021 के नाम से प्लेलिस्ट होगी, उसको यदि आपने देख लिया मेरे दोस्तों, मैं वादा करता हूं आपके सीटेट में 110 प्लस अंक आना तय है। मिलते हैं आप सभी लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।